जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम आपके चौथे चैप्टर जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चनों को समझेंगे और साथ में इसकी सहायता से पूरे चैप्टर को भी समझने की कोशिश है वो करेंगे। तो अच्छे से ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना है और समझकर आपको आंसर है वो देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करते हुए बताइए कि कौन सा या कौन से कथन सही है। तो दो कथन दिए गए हैं और इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। आप वीडियो पॉज करके भी अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं, फिर आगे बढ़ सकते हैं। पहला है प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है, और दूसरा है द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत खनन कार्य शामिल है। तो अब आपको यह सोचना है इनमें से कौन सी बात सही है, दोनों हैं या एक है, क्या है। तो देखिए, पहला है प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है, यह बात तो बिल्कुल सही है। और द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत खनन कार्य शामिल है। अब आपके याद आ रहा होगा भी खनन कार्य तो किसके अंदर शामिल है, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत है, इसका मतलब ये कथन गलत है। प्रश्न में हमसे सही पूछा है, तो अब पहला कथन सही है। तो अब आपको ऑप्शन में ये देखना है भी कौन सा सही उत्तर हो सकता है। तो उत्तर है केवल एक, यानी पहला कथन ही आपका सही है। चलिए दूसरा प्रश्न, पशु चारण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते हुए बताइए कि कौन सा कथन सही नहीं है। यह जरूर गौर करना है आपको भी कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है, इनको अच्छे से समझना है। पहला ऑप्शन है जो कथन है कि चलवासी पशु चारण के अंतर्गत पशु चारक ऋतु प्रवास करते हैं, सीजनल इधर से उधर जाते हैं। तो यह बात तो बिल्कुल क्या है, सही है भाई। दूसरे कथन की अगर हम बात करें कि वाणिज्य पशुधन पालन के अंतर्गत केवल एक ही प्रकार के पशु है वो पाले जाते हैं, तो यह बात भी बिल्कुल सही है भी एक ही प्रकार के, जो कमर्शियल पशुधन पालन होता है उसमें एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, तो यह बात भी अपनी सही है। तीसरा है कि चलवासी पशुचारण वाणिज्य पशुधन पालन की अपेक्षा अधिक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान है। थोड़ा सा गौर करें, चलवासी पशुचारण, क्या चलवासी पशुचारण अधिक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान है, यानी इसमें अधिक धन लगता है, या फिर वाणिज्य पशुधन पालन के अंतर्गत। तो ये जो बात लिखी है भी अधिक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान है, ये किससे संबंधित है, वाणिज्य पशुधन पालन से रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये कथन अपना गलत है, और हमसे क्या पूछा गया है, जो सही नहीं है वो ही पूछा है। तो तीसरा सही नहीं है। तो ये कौन से ऑप्शन के अंदर है देखिए, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 2 भी, केवल 3 है वो सही नहीं है। हम प्रश्न समझ रहे हैं, चैप्टर की महत्वपूर्ण लाइनें समझ रहे हैं, जो आपको बड़े प्रश्नों के अंदर और साथ में जो रिक्त स्थान के प्रश्न आते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी, और साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी प्रश्न किस प्रकार से हल करने होते हैं उनको भी अच्छे से जान रहे हैं। रिवीजन के दूसरे तीसरे राउंड में जब हम चलेंगे तो वहां हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस बोर्ड के जो प्रश्न आते हैं उन पर रहेगा। अभी अपना उद्देश्य है भी पूरे चैप्टर को अच्छे से आत्मसात कैसे कर सकें उस बात को लेकर चलिएगा। तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है। आपने पीछे के प्रश्नों में भी देखा होगा इसे, कौन सी एक रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल के अंदर क्या होता है, पहले एक पौध तैयार की जाती है, फिर उस पौध को जाकर खेतों में लगा दिया जाता है, तो वो होती है रोपण फसल। इसमें आपको यह बताना है भी कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो देखिए, केला, रबर, मक्का और कॉफी, 4 ऑप्शन आपको यहां पर दिए गए हैं। तो कौन सी नहीं है, पहले तो ये छांट ले, तो वो है
मक्का। मक्का है वो रोपण फसल नहीं है। इसे तो खेत के अंदर बीज है, जैसे कोई भी खेत है, चाहिए आप मशीनों की सहायता से या फिर छिड़काव विधि से खेतों के अंदर है, वो सीधे डायरेक्ट बीज ही लगा दिए जाते हैं एक निश्चित दूरी पर। तो ये रोपण फसल नहीं है, बल्कि केला, रबर हो गई, कॉफी हो गई, गन्ना हो गया, ये क्या है, ये रोपण फसल है। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है भी किन्हीं दो रोपण फसलों के नाम बताइए, तो आप इजीली लिख सकते हो। तो सिर्फ उत्तर पर ही फोकस नहीं करना है, इसके अलावा जो दूसरे ऑप्शन है उनको भी आपको समझना है। और उसके बाद अगर आपको चैप्टर में कोई दिक्कत है ना, तो आप दोबारा अगर आप बुक से या आपने जो यहां से नोट्स बनाए हैं उनको आप देखेंगे तो आपकी मेमोरी पावर है वो और बढ़ जाएगी। इन प्रश्नों की सहायता से आपको बहुत हेल्प मिलती है अपनी याददाश्त को बढ़ाने में भी। अगला प्रश्न है डेयरी कृषि से। कृषि के विभिन्न प्रकार पढ़ते हैं इस चैप्टर में और उसमें डेयरी कृषि भी आती है। फिर कथन दिए हैं, तो टॉपिक देखना होता है कौन सा और बाद में ये देखना है भी इनमें से क्या पूछा है। तो ये बताना है भी सही कौन से हैं। 3 कथन हैं, इनमें से आपको ये बताना है भी इन तीनों में से कौन सा कथन सही है, एक या एक से ज्यादा सही है। देख लीजिए आप। पहला है कि डेयरी कृषि का कार्य नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है। सही है ये बात? बिल्कुल। डेयरी कृषि का कार्य कहां किया जाता है? जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहां किया जाता है, क्योंकि ये वो एरिया है जहां ताजा दूध और जो डेयरी प्रोडक्ट है उनकी अच्छी खासी डिमांड है वो रहती है। तो ये कथन तो सही है। दूसरा आता है कि इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए इतना बड़ा विशेष काम है, आपको विशेष प्रकार के पशु भी पालने हैं, पशुओं को रखने के लिए छप्पर चाहिए, चारा जो भंडार है वो चाहिए, दूध बड़े लेवल पर आप दूध उत्पादन का काम करते हो तो मशीनों की भी आवश्यकता पड़ती है, लेबर की भी आवश्यकता पड़ती है। तो क्या अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? तो ये बात यहां पर गलत है। इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि यहां नहीं दे दिया, तो इसका मतलब यह सही कथन अपना नहीं है। तीसरा है कि वाणिज्यिक डेयरी कृषि का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है। बिल्कुल सही है। लास्ट ईयर ज्योग्राफी के लिए जो प्रयोगशाला सहायक की जो भर्ती हुई थी उसमें यह प्रश्न आया था। देखिए कंपटीशनों के अंदर भी अगर एनसीईआरटी सिलेबस के जो टॉपिक उस भर्ती के अंदर होते हैं तो जो क्वेश्चन है वो किताबों की लाइनों से ही उठाए जाते हैं, किसी पासबुक गाइड से नहीं उठाए जाते। तो पिछली बार भी यहां से पढ़कर, क्योंकि 11वीं 12वीं ऑब्जेक्टिव सीरीज चली थी, बहुत से बच्चे हैं वो सरकारी सेवा में चयनित भी हुए हैं। तो वाणिज्यिक डेयरी कृषि का सबसे बड़ा जो प्रदेश है वो उत्तर पश्चिमी यूरोप है। ये सही है। आपको याद आ रहे होंगे हमने टोटल 3 क्षेत्र किए थे, जिसमें एक तो ये हो गया अपना उत्तर पश्चिमी जो सबसे बड़ा प्रदेश है, ये अपने आप में प्यारा प्रश्न है। दूसरे जो आता है वो आता है इसमें कनाडा का नाम आता है, और तीसरे का नाम क्या होता है? न्यूजीलैंड हो गया, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया हो गया, और तस्मानिया का जिक्र आता है। तो इसका मतलब ये कथन भी सही है और इससे जुड़ी हुई बात भी देख ली। अब वापस प्रश्न देखो क्या पूछा है, सही पूछा है। तो पहला और तीसरा सही है। अब देखो पहला और तीसरा कौन से ऑप्शन में है, दिए गए नीचे 4 ऑप्शन में। तो वो है आपका ऑप्शन संख्या 3 भी। 1 और 3 सही कथन है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि उसने यहां नहीं शब्द यूज कर लिया। अगर इसमें होता इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है तो फिर ये तीनों ही कथन सही हो जाते। चलिएगा 5वां प्रश्न, बहुत प्यारा प्रश्न, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। खट्टे फलों की खेती किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत की जाती है? रोपण, मिश्रित, भूमध्य सागरीय या फिर सहकारी कृषि? याद आ गया होगा अच्छे से। और ये इसका उत्तर है वो कौन सा है? ऑप्शन संख्या 3 भूमध्य सागरीय कृषि। खट्टे फलों की खेती भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत आती है। और उसमें भी आपके याद आ रहा होगा खट्टों के अंतर्गत हमने एक बात पर फोकस किया था और वो भी अंगूर के लिए।
भी भूमध्य सागरीय कृषि में सर्वाधिक अंगूर की जो कृषि है वो की जाती है और अच्छी किस्म की अंगूर से हाई क्वालिटी वाली जो वाइन है, शराब है, वो बनाई जाती है, ये चीज भी। और हमने ये भी जाना था भी निम्न श्रेणी के अंगूरों से को सुखा लिया जाता है, उनसे मुनका, किशमिश है वो भी बनाई जाती है। और अंगूर के अलावा खट्टे फलों के अंतर्गत की बात करें तो इस जिस एरिया में ये है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, वहां पर अंजीर भी हो गया और जैतून है, इनकी भी कृषि है वो की जाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसके अंतर्गत अंगूर आता है। और सर्दियों में यह भी जाना था हमने, जब यूरोप और अमेरिका में फलों और सब्जियों की मांग हो जाती है तब उसी भूमध्य सागरीय क्षेत्र से इन फलों की है वो आपूर्ति की जाती है। तो क्लियर हो गया ये प्रश्न और इससे जुड़ी हुई कुछ 2-3 बातें। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत प्यारा टॉपिक फिर, गहन निर्वाह कृषि। गहन अपने आप में अच्छे से ये क्लियर किया हुआ है आपका भी गहन क्या होता है, क्या विश्व के किस क्षेत्र में की जाती है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन देखिए आप, किस क्षेत्र में गहन निर्वाह कृषि है वो की जाती है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? गलत होने की संभावना ही नहीं बैठती बिल्कुल। पहला है एशिया के घने बसे देशों में। एशिया महाद्वीप के वो क्षेत्र, वो देश जहां पर पॉपुलेशन, जो जनसंख्या घनत्व अधिक मिलते हैं, उन एरियाज के अंदर सघन बसे हुए, मतलब वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक है, वहां पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। और अब आपके याद आ सकते हैं भी, ये 2 रूपों में हमने पढ़ी थी। एक तो पढ़ा था चावल प्रधान कृषि। तो एशिया के अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जहां पर पानी की उपलब्धता अधिक होती है, सिंचाई की सुविधा होती है, वहां पर चावल की कृषि की जाती है। और दूसरा एरिया वो था जहां पर चावल प्रधान नहीं है, यानी चावल रहित गहन निर्वाह कृषि की बात की थी भी। चावल के अलावा वो फसल जिसको पानी की कम आवश्यकता होती है वो की जाती है, जिसमें हमने जाना था भी गेहूं हो गया, सोयाबीन हो गया, जौ हो गया, जवार हो गई यानी सोरगम जिसको कहते हैं, इस प्रकार की कृषि है वो की जाती है। राजस्थान की बात करें तो इसके अंतर्गत जवार, बाजरा, इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो चावल प्रधान जिसमें पानी की अधिक आवश्यकता, और चावल रहित जहां पानी की कमी होती है, सिंचाई की सुविधा अधिक नहीं होती, वहां पर चावल रहित कृषि। फिर चावल रहित आ गया तो फिर हम ये देखते हैं वहां किस प्रकार की कृषि की जाती है। बहुत प्यारा क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिएगा, वाह जी, विस्तृत अनाज कृषि के संदर्भ में कथन दिए हैं और फिर आपसे पूछा है बताइए भाई इन दोनों में से कौन सा सही है। आपको आनंद आएगा इस सीरीज को अटेम्प्ट करने में, क्योंकि छोटी छोटी बातें जिस पर हम पढ़ते समय गौर नहीं करते, वो बातें आपको इस प्रकार की सीरीज से क्लियर होती है। यहां सिर्फ प्रश्न उत्तर याद करने के उद्देश्य से प्रश्न नहीं तैयार हो रहे, यहां इसलिए तैयार किए जाते हैं ताकि बच्चे का कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके और उसका जो सपना है अब की बार 90 पार, उसको वो अचीव कर सके। तो पहला कथन है, यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। बिल्कुल सही बात है, ये भी हां की जाती है। और इसकी मुख्य फसल है वो चावल है। तो क्या इससे दूसरे से आप सहमत हैं भी चावल होता है वहां पर? अब देखिए, पहला अगर सही है तो आपका उत्तर वहीं बहुत कुछ आपको क्लियर करवा देता है। यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में करते हैं। तो अर्ध शुष्क है, इसका मतलब पानी तो वहां बहुत ज्यादा है ही नहीं, पानी तो और इसका मतलब यहां पर क्या नहीं हो सकता, चावल नहीं हो सकता। तो विस्तृत अनाज कृषि तो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में हो रही है, वहां पानी का अभाव है, मतलब कम पानी है, तो इसलिए चावल की कृषि के लिए पर्याप्त पानी उस एरिया के अंदर नहीं है। तो इसलिए इस क्षेत्र की मुख्य फसल है वो चावल कभी भी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये ऑप्शन यानी ये विकल्प तो हो गया अपना गलत। तो इस विस्तृत अनाज कृषि की मुख्य फसल फिर कौन सी है?
ये भी तो याद कर लें, और वो है गेहूं। विस्तृत अनाज कृषि की प्रमुख फसल चावल नहीं गेहूं है। अब रटने की आवश्यकता नहीं है, गौर करेंगे भी, यहां गौर करें अर्धशुष्क, अर्धशुष्क है भैया, चावल तो नहीं होगा, तो इसका मतलब चावल के अलावा कम पानी वाली जो फसलें हैं उनकी बात होती है, और उसके अंदर सबसे प्रमुख है गेहूं। तो कौन सा कथन सही है? इसका मतलब केवल एक ही कथन सही है, पहला। तो वो किस ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन पहले के अंदर भी सिर्फ पहला कथन है वो सही है। चलिएगा अगला प्रश्न, क्या निम्न कथनों पर फिर विचार कीजिए और बताइएगा और कौन सा कथन सही नहीं है। इसका मतलब आपसे गलत कथन वो पूछा जा रहा है, सही नहीं है इसका मतलब गलत जो बात है इन तीनों में से वो पूछी जा रही है। आप तीनों कथन पढ़ लें पहले अच्छे से। पहला है कि मिश्रित कृषि विश्व के अल्प विकसित भागों में की जाती है। अब सोचिए, क्या मिश्रित कृषि अल्प विकसित एरिया के लिए पढ़ी थी क्या आपने? नहीं, यह होती है विश्व के विकसित एरिया के अंदर मिश्रित कृषि। तो इसका मतलब यह कथन क्या हो गया अपना? गलत, क्योंकि इसने कहा अल्प विकसित, जबकि हमें अच्छे से पता है भी मिश्रित कृषि है वो तो डेवलप जो कंट्रीज जो एरियाज है वहां पर की जाती है। फिर कह रहा है दूसरा कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के मुख्य क्षेत्र जो है वो है यूरेशिया के स्टेपीज, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हो गया, शीतोष्ण कटिबंध घास के जो मैदान है उनकी बात आ रही है। आपको कम से कम 6-7 आपने उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, उनके नाम और एरियाज का जिक्र पढ़ा है। तो साथ में हाँ, यूरेशिया के स्टेपीज में होती है, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज के अंदर होती है, और अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में होती है। ये सही है बात, और इनको आपको मैंने अच्छे से मैप के ऊपर भी क्लियर करवाया हुआ है। तो सारी कृषियों को मानचित्र की सहायता से आपको समझना है ताकि आपको एरिया है वो याद अपने आप ही रहना स्टार्ट हो जाए। तीसरा है कि चारे की फसलें हैं वो मिश्रित कृषि की मुख्य घटक है। तो मिश्रित कृषि के अंतर्गत जो चारे की, पशुओं के चारे के लिए जो फसल है वो भी इसके अंदर साथ में बोई जाती है। और आपको पता है मिश्रित खेती के अंदर खेतों का आकार भी मध्यम होता है, और इसमें बोई जाने वाली जो फसल है मुख्य गेहूं हो गई, राई, मक्का, चारे की फसलें, कंदमूल जो सब्जियां होगी वो हो गई। तो इसका मतलब चारे की फसल है वो इसका मुख्य घटक हो गई। तो ये कथन भी सही है। तो दूसरा और तीसरा तो सही है, लेकिन हमसे पूछा है जो सही नहीं हो, तो इस आधार पर अपना उत्तर क्या हो गया भी? पहला कथन गलत है। इसका मतलब वो आपको ऑप्शन नंबर 3 के अंदर दिखाई दे रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन 3 भी। पहला ऑप्शन है वो गलत है, अर्थात सही नहीं है। अब एक चीज यहां पर और करूं, ये आपको याद है ना भी, यूरेशिया का स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपास, उसके अलावा दूसरे भी आपको याद होंगे। जब हमने बात की थी दक्षिणी अफ्रीका वाले के अंदर उन घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? वेल्ड्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की बात की थी तो वहां पर क्या कहा जाता है? सोचिएगा, वो है डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया नीचे नीचे डाउन्स है। और उसके बाद में हमने न्यूजीलैंड की बात की थी तो उसके अंदर उन मैदानों को क्या कहा जाता है? कैंटरबरी। तो ये 6 मैदान बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं स्कूल एग्जाम के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। चलिए आगे बात करते हैं। 9वां क्वेश्चन, ट्रक कृषि। वाह जी, बहुत शानदार क्वेश्चन। किस में का संबंध निम्न में से किस एक से है? लो जी, 4 बातें यानी 3 दी है, चौथा तो ये कह दिया इनमें से कोई नहीं भी, चौथा भी हो सकता है उत्तर। तो इन तीनों में से किसका संबंध है वो ट्रक कृषि से है? पढ़िए ऑप्शन, गौर कीजिएगा, उत्तर बिल्कुल सटीक आएगा आपका। तो ट्रक कृषि का संबंध बिल्कुल ऑप्शन 3, सब्जियों का उत्पादन करने वाला प्रदेश, प्रदेश कहो, क्षेत्र कहो, एरिया कहो,
तो यहां पर सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। तो जिन प्रदेशों में किसान केवल सब्जियां पैदा करते हैं, वहीं पर इस सब्जियों वाली कृषि को क्या नाम दे दिया जाता है? ट्रक कृषि दे दिया जाता है। आपको पता है भी ट्रक क्या करता है? खेत से बाजार के मध्य की दूरी जो एक रात में तय कर लेता है। इसी कारण से उसका नाम ट्रक कृषि रखा गया है। और बाजार के लिए सब्जी, खेती और उद्यान यानी हॉर्टिकल्चर है, वो इसके अंतर्गत है, वो आता है। तो हो गई ये बातें क्लियर भाई। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन जो बोर्ड में बिफोर लास्ट ईयर आया भी है। कोल खोज का संबंध किस प्रकार की कृषि से है? सहकारी, डेयरी, सामूहिक या फिर मिश्रित कृषि? अब दिमाग में आनी चाहिए भी यार, ये कोल खोज नाम कहां आ गया था। तो चलो पहले तो इसके उत्तर पर ही बात कर लेते हैं। कोल खोज का संबंध किस प्रकार की कृषि से है? और वो है ऑप्शन 3 भाई, सामूहिक। ध्यान रखिएगा, यह भी प्यारा क्वेश्चन बनता है। सामूहिक कृषि और सहकारी कृषि में अंतर दीजिए। कोल खोज का संबंध है वो किससे है? सामूहिक कृषि से है। और यह कृषि कहां पर प्रचलित रही? यूएसएसआर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सोवियत संघ। सोवियत संघ का आपको नॉलेज के लिए बता दूं, 1991 में इसका विघटन हो गया था, टूट गया था, और 15 नए देशों का जन्म हुआ था, और जिसमें सबसे बड़ा देश था रूस। तो अब आज के हिसाब से यह समझ लो भी रूस वाला इलाका। और सोवियत संघ में किस प्रकार का सिस्टम है वो चलता था? वहां पर समाजवाद चलता था भी, सब कुछ है वो समाज का होता है, लोगों का होता है। तो सोवियत संघ के अंदर सामूहिक कृषि को कोल खोज है वो नाम दिया जाता था। एक बात यहां पर भी इंपॉर्टेंट होती है भी, सामूहिक जो कृषि होती है ये किस सिद्धांत पर आधारित होती है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है? तो इसके अंदर क्या होता है, जो उत्पादन के जो साधन होते हैं उनका जो मालिकाना हक है, उस पर संपूर्ण समाज का अधिकार है वो होता है। और बाद में जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था, तो इसमें कई प्रकार के जो चेंजेज हैं वो भी भविष्य में किए गए थे। तो 10वें का उत्तर हो गया 3 नंबर ऑप्शन। अगला है, निम्न प्रदेशों में से किसमें वाणिज्यिक कमर्शियल अनाज कृषि है वो नहीं की जाती है? अब बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 4 ऑप्शन आपके सामने, सोचिएगा किस में नहीं की जाती। एक बार मैं आपको एक पीछे वाले क्वेश्चन के ऊपर लेकर जाना चाहूंगा, और वो है आपका 8वां प्रश्न। दूसरी कथन पर गौर करें, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि यूरेशिया के स्टेपीज, अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपाज, और फिर 3 हमने और किए थे, टोटल 6 क्षेत्र। और हमने कहा था ये बात सही है। और सेम यही प्रश्न अब आपका आगे आगे यहां। तो इसका मतलब दक्षिण अफ्रीका के वेल्स में ये होती है, ऑस्ट्रिया के डाउन्स क्षेत्र में, न्यूजीलैंड के कैंटरबरी क्षेत्र में होती है। तो कौन से में नहीं होती? तो वो है अमेजन बेसिन हो गया। अमेजन बेसिन ये कहां है? मध्य अक्षांशों के अंतर्गत ही आंतरिक अर्ध शुष्क क्षेत्र है। ये तो अर्ध शुष्क क्षेत्र है। फिर अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए फिर भाई यहां पर किस प्रकार की कृषि है वो होती होगी। तो अमेजन बेसिन है, ये वाणिज्य कृषि के लिए उपयुक्त है, वो नहीं है। तो इसका 4 नंबर उत्तर हो गया, नहीं पूछा था। अगला प्रश्न देखिएगा 13वां, कि कारखाना कृषि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए बताइए कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो टॉपिक क्या हो गया इस प्रश्न का? कारखाना कृषि, और इनसे जुड़े हुए दोनों में से आपको यह बताना है जो सही नहीं यानी जो गलत है उसको बताना है। तो इस प्रकार की कृषि पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में होती है, और इसके अंतर्गत सब्जियां और नकदी फसलों की कृषि की जाती है। तो देखिए, कारखाना कृषि है वो पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के जो विकसित एरियाज, औद्योगिक जो क्षेत्र है वहां पर होती है।
तो इसका मतलब ये बात तो अपनी सही होगी। और इसके अंतर्गत सब्जियों और नकदी फसलों, यानी बस नकदी फसल कौन सी होती है, जो फसल हमें घर पर स्टोर नहीं करते, बेच देते हैं, यानी खाद्यान्न वाली जो फसल नहीं होती। खाद्यान्न में क्या होता है, कुछ हमारी जरूरत की पूर्ति के लिए घर पे रख लेते हैं, इन्हें तो नकदी फसलों को तो इसीलिए बोया जाता है ताकि बेचकर है वो लाभ कमाया जा सके। तो इसमें नकदी और सब्जियों के प्रोडक्शन की बात है वो नहीं की जाती है, ये कथन इसमें गलत है। तो अब आपको ये सोचना है भी फिर इसमें यहां आएगा क्या। तो कारखाना कृषि में हम यहां पर बात करते हैं वो है पशुपालन की, यानी पशुधन पालन की बात करते हैं। तो इन औद्योगिक क्षेत्रों के पास ये जो कारखाना कृषि होती है, यहां औद्योगिक क्षेत्रों के अंतर्गत उन पशुधन के लिए जो चीजें जरूरी होती है वो यहां पर ही प्रोडक्टिविटी उनकी हो जाती है। तो दूसरा कथन इसमें गलत है और यही आपसे पूछा है कौन सा गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, केवल 2, यानी दूसरा ऑप्शन है वो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्न में से विश्व के किस प्रदेश में सहकारी कृषि आंदोलन चला। आ गया ना, पहले एक सामूहिक कृषि का क्वेश्चन आया था, अब आ गया सहकारी कृषि आंदोलन। किस देश के अंदर सबसे सफल रहा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो क्या होगा इसका उत्तर, बिल्कुल, और वो है डेनमार्क। यूरोपीय देश डेनमार्क के अंदर सहकारी कृषि है वो सबसे ज्यादा सफल है, वो हुई है वहां पर। और आपको याद आ रहा होगा भी ये कृषि है वो किसानों का एक समूह है। सहकारी के अंदर क्या करते हैं, किसान है वो अपना एक समूह बना लेते हैं, एक रजिस्टर्ड समूह बन जाता है और कृषि से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से वो ये संस्था बनाकर है वो कृषि करते हैं। हो गया ये क्लियर। अगला प्रश्न 14वां, निम्न कथनों पर विचार करते हुए बताइए कि कौन सा या कौन से कथन सही है। चलिए 3 बातें हैं और ये पूछा है इन तीनों में से बताइए क्या सही है और क्या गलत है। सही ढूंढ लीजिए। पहला है, सामूहिक कृषि सोवियत संघ की समाजवादी सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। कोल खोज वाली बातें कर ली ना अपनों ने, बिल्कुल ये सही है। और बाद में जो दूसरे समाजवादी जो देश थे उन्होंने भी इसको लागू किया था। दूसरा है, भूमिगत खनन को विवृत खनन भी कहा जाता है। अब आप सोच लें भी भूमिगत को ही विवृत कहा जाता है या कोई इसमें और लफड़ा भी है, सोचो भाई, याद कीजिए। हमने खनन के 2 प्रकार पढ़े थे, एक पढ़ा था धरातलीय और दूसरा पढ़ा था भूमिगत। धरातलीय खनन आसान होता है, भूमिगत है वो थोड़ा हार्ड होता है, मुश्किल होता है। ये चीजें हम समझ चुके हैं और आप ये भी जान चुके हो अच्छे से, भूमिगत खनन को विवृत खनन जो भूमिगत खनन है उसको विवृत खनन है वो नहीं कहा जाता, जबकि धरातलीय खनन को विवृत खनन है वो कहा जाता है। तो ये बात यहां पर गड़बड़ हो गई। विवृत खनन किसको कहा जाता है, धरातलीय खनन को, न कि भूमिगत को। इसका मतलब ये कथन अपना गलत है। अगला है कि भूमिगत ऐशकों को, खनिजों को बाहर निकालने के लिए कूप की खनन विधि का प्रयोग किया जाता है। अब बताइए भी इसके बारे में क्या है। भूमिगत ऐशकों को बाहर निकालने के लिए कूप की खनन, यानी भूमिगत खनन को कूप की खनन भी कहा जाता है। तो दोनों चीज क्लियर हो रही है। देखिए, धरातलीय खनन को विवृत खनन कहते हैं और भूमिगत खनन को कूप की खनन कहते हैं। तो यह बात भी सही है। इसमें दूसरे में उल्टी लिखती थी बस। तो पहला और तीसरा इसका बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 कथन सही है। अब आप देखो वो कौन से ऑप्शन के अंदर है, तो वो कहां मिल रहा है आपको। हां जी, ये रहा ऑप्शन संख्या 3 के अंदर। तो उत्तर हो गया इसका 3 नंबर ऑप्शन। चलिएगा, सफर बढ़ता है अब आपके प्रश्न के लिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक एकल कृषि नहीं है। आपको चारों ऑप्शनों में से उस ऑप्शन का
चूज करना है जो सही है और नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर उसका जवाब है वो आपको देना है। और आप बताइएगा भी आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हो, मुझे भी पता चले भी आपके एरियाज के बारे में। तो इसी प्रकार प्रेम स्नेह बनाए रखिएगा, लाभ उठाते रहिएगा। धीरे धीरे आपको इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो भी अपना जो टेलीग्राम चैनल है सिद्धि विनायक संग्रिया उसके ऊपर मिल जाएंगे। आपको यहाँ का कंटेंट अच्छा लगता है, सिस्टम अच्छा लगता है तो आपसे ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा भी इस चैनल की पहुंच अपने दोस्तों तक या जरूरतमंद जो विद्यार्थी है उन तक पहुंचाइएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको यहाँ पर कोशिश की जा रही है क्वालिटी एजुकेशन की, एक एक चीज़ के ऊपर काम है वो यहाँ किया जा रहा है। चलिएगा फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।